Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about banks recapitalization. जी हाँ गाइस, बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन यानी भारत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ सरकारी बैंक्स में पैसे जो है रिकैपिटल जो है इन्फ्यूज़ कर सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। भारत सरकार ऐसा क्यों करने की प्लानिंग कर रही है, इससे पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था। जो लास्ट फिजिकल ईयर हमारा निकला है उसके अंदर भी कैपिटल इन्फ्यूज़ किया गया। इस बार करंट फिजिकल ईयर जो हमारा शुरू हो चुका है, न्यू फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर 2022, इसके अंदर भी भारत सरकार कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की प्लानिंग कर रही है। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आइए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सेंटर टू डिसाइड बैंक रिकैपिटलाइजेशन आफ्टर Q1 रिजल्ट्स। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं रिकैपिटलाइजेशन। बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है सरकार यहाँ पे बैंक से उधार लेती है, बैंक से कुछ पैसे लेती है और आफ्टर सम टाइम्स वही पैसे बैंक्स को जो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के जरिए जो है रिटर्न कर देती है। आपको पता था ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड ज़ीरो होती है। तो भारत सरकार एक तरीके से बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने का मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के हाथ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी बैंक्स को, बल्कि ये एक कागजी कार्रवाई है, एक पेपर वर्क है, पेपर पे एक साइन करके देने के बराबर है, एक प्रॉमिस करने के बराबर है, ना कि असली में लिक्विड नहीं मिलेगा बैंक्स को। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया जाएगा। हाँ, उनकी बैलेंस जो शीट होती है उसमें क्लीनलीनेस आ जाएगी, साफ़ सुथरी रहेगी, गंदी नहीं दिखेगी, एनपीए थोड़ा सा रिड्यूस्ड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत सरकार को देने भी नहीं पड़ेंगे और एक तरीके से देखा जाए तो बैंक्स के अंदर कैपिटल को रिकैपिटलाइज कर देने से बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छी हो गई, जिससे उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और वैल्यूएशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसको बेचना थोड़ा सा सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और बाद में फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट आती है, बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, तो बीजेपी के लिए या फिर कोई जो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसके सर के ऊपर जिम्मेदारी होगी उस कैपिटल को बैंक को रिटर्न करना। बात समझ रहे हैं मेरी? तो यहाँ पे एक तरीके से आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट हो चुका है अप्रैल 1 2021 से, इसके अंदर जो है 20,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाली है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी बताई थी, क्योंकि ये प्लानिंग जो सरकार की है पहले से भी है। मैंने बताया था कि जो करंट फिजिकल ईयर उस समय था उसमें और जो न्यू फिजिकल ईयर शुरू होगा उसमें भी ये 20,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि जो कमज़ोर बैंक्स हैं उनको मजबूत कर दिया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ताकि उनके अंदर जो वैल्यूएशन है जो उनसे जब उनको बेचा जाएगा तो उनको उससे कैपिटल ज़्यादा मिले सरकार को। यहाँ पे बेसिकली सरकार जो है अभी चेक करना चाहती है Q1 के रिज़ल्ट्स को। Q1 के रिज़ल्ट को जब देखेगी, लगेगा सरकार को कि कहाँ पे लिक्विडिटी कमी है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, उसके अकॉर्डिंग ये सरकार जो है एसेस करेगी और फिर अकॉर्डिंगली कैपिटल को रिकैपिटलाइज करेगी बैंक्स को, राइट। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो लेंडर्स हैं, बड़े जो बैंक्स हैं, उनके पास ऑलरेडी ताकत है, उनकी क्षमता है कि वो मार्केट से कैपिटल को एडिक्वेटली जो है रेस कर सकते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। जैसे कि कुछ बैंक्स ने किया भी था, पीएनबी ने किया था, कैनरा बैंक ने किया था, इंडियन बैंक ने किया था, बहुत सारे बैंक्स ने किया था, इवन एसबीआई ने भी किया था। लेकिन जो कमज़ोर बैंक्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको मार्केट में कोई लोन या उनके लिए मार्केट से कैपिटल रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उनकी बिज़नेस साइज़ छोटी होती है और प्लस उनके ऊपर जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या जिसको हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, और पीसीए फ्रेमवर्क अगर किसी बैंक के ऊपर लग जाता है तो उसके कारोबार की जो साइज़ होती है, जो बिज़नेस साइज़ होती है, वो छोटी हो जाती है। एक तरीके से उस पक्षी के या उस बर्ड के जो
जो पर होते हैं ना, पंख होते हैं, उनको काट देता है, जिससे उनके उड़ने की जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है। एकदम सेम सिचुएशन यहाँ पे इन बैंक्स के साथ होती है, जिन बैंक्स के ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क लग जाता है। बैंक्स कम बिजनेस कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड वे में उसको काम करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं पीसीए फ्रेमवर्क की वजह से, जिसके चलते मार्केट से वो एडिक्वेटली कैपिटल को रेज नहीं कर पाता है। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है पीसीए फ्रेमवर्क के लग जाने से। दो बैंक्स को सरकार सेलेक्ट करे उससे पहले चाहती है कि इन बैंक्स को अट्रैक्टिव बनाया जाए। अभी आपको बताना चाहूँगा दो बैंक्स कौन से हो सकते हैं। सरकार ने नीति आयोग, जो कि प्रधानमंत्री के काफ़ी क्लोज बॉडी होती है, अभी तक उसने पूरा ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन से दो बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे। ये एक तरीके से एक सस्पेंशन बना के रखना चाहते हैं लोगों के बीच में, ताकि इनकी वैल्यूएशन को बढ़ावा मिल सके। ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिडर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है बेसिकली इन बैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि जो छोटे बैंक्स हैं, जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इन बैंक्स में सरकार जो है ध्यान दे रही है, इन बैंक्स की वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और इनमें इनकी स्टॉक प्राइस में आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही वो बैंक्स हैं जो सरकार के लिए एक तरीके से सबसे ज़्यादा हेडेक है, क्योंकि सरकार इन सभी बैंक्स को चाहती है कि ये अपने बलबूते पे काम करना शुरू करें, ताकि प्राइवेट पार्टी को बेचना इनके लिए आसान हो जाए और ज़्यादा ही इनको वैल्यूएशन भी मिले इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे यही चार बैंक्स हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, आपको मैंने बताया भी है कि वो बैंक्स जिनका अभी हाल ही में मर्जर किया गया हो या फिर जिनको यूनाइट किया गया हो, उन बैंक्स को सरकार प्राइवेटाइज नहीं करेगी। एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया ये आपका एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी को अभी रिसेंटली कुछ बैंक्स के साथ मर्ज किया गया है। तो ये बैंक्स नहीं हो सकते हैं, ऐसा नीति आयोग की तरफ से बताया गया था। ऑल्दो इसके ऊपर पूरी तरीके से मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार की बात पे भरोसा पूरी तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार अपनी बात से बदल भी सकती है। आज कुछ बोल रही है और कल को कुछ और बोल सकती है, ठीक है। तो जब तक वो फाइनल ऑफिशियल डिस्क्लोजर ना आ जाए, तब तक हम उसके ऊपर कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यही दो बैंक्स होने वाले हैं और ये नहीं होने वाले हैं। एज़ पर रिपोर्ट, जैसी रिपोर्ट है नीति आयोग की तरफ से जो बताया गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो यकीन कर सकते हैं और चाहें तो निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे 5,500 करोड़ रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक के क्वार्टर को लास्ट फिस्कल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रिकैपिटलाइज कर दिया था, क्योंकि इसके कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी जिसको पूरा करना था। लेकिन इसके अलावा जो 12 और पंजाब पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो बेसिकली उन सभी के अंदर सरकार जो है मेजॉरिटी स्टेक ओन करती है, और आने वाले टाइम में सरकार का ऐसा इरादा है कि 4 से 5 बैंक्स रखना चाहती है पूरे देश में, और ये 4 से 5 बैंक बड़े बैंक्स की कैटेगरी में देखे जाएंगे, और बाकी सारे जितने बैंक्स हैं उन सभी के अंदर या तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उनका, या तो उनको रिकैपिटलाइज करके उनके अंदर मेजॉरिटी स्टेक को बेच देगी सरकार, या तो उनको प्राइवेटाइज कर देगी। 4 से 5 बैंक जो है सरकार रखना चाहती है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमेशा अपना बना के रखेगी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज नहीं हो सकता कभी भी। उसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक जो है भारत सरकार की ही होगी। लेकिन उसके अलावा और जो बैंक्स हो सकते हैं उसके अंदर हो सकता है कि उसका उल्टा हो, ऐसा भारत सरकार की तरफ से बताया गया। और फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने ये चीज़ बताई थी बजट 2022 को के फिस्कल ईयर 2022 के बजट को पेश करते समय 1 फरवरी 2021 को। मैंने आपको एक कॉन्स्टेंटली बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी होगी, और आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने हर चीज़ हर बार आपको बताने की कोशिश करी है, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अपडेटेड लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी good platform for trading as well as investment guys. See you next time. Till then, take care.